हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी विद आदर्श। और आज अपने संविधान के अगले पार्ट पे बात करेंगे, संविधान के जो वन लाइनर क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो उससे पहले जो लोग नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताते रहें कि क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित। इससे पहले बता दें कि 151 यहाँ पे जो लिखा है, यानी कि इससे पहले 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, और चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हुए हैं। जिसने ना देखे हों वो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। ठीक है, देखो सीधी सी भाषा में इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो अधीनस्थ न्यायालय या प्रशासनिक न्यायालय होते हैं, या जो अधीनस्थ न्यायालय और प्रशासनिक निकाय जो होते हैं, उनको मतलब आदेश कौन दे सकता है, किस रिट के हिसाब से, कि आप अपनी सीमा से बाहर रहते हुए अपने जो प्राधिकार है उससे बाहर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं परमादेश रिट। विदित हो कि जो भी रिटें होती हैं आपकी अनुच्छेद 32 के तहत, ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जिसमें प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है कि इसमें जो है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें सीधा क्या होता है कि बंदी को हाजिर करो, है ना, प्रत्यक्ष हाजिर करो। और ये क्या होता है कि पुलिस प्रशासन की गलतियों की वजह से कभी कभी ऐसी समस्या होती है। अधिकार रक्षा रिट क्या होती है कि ये इस माध्यम से पूछी जाती है कि जो अपनी प्राधिकारिता से बढ़ के कोई कार्य करे। मान के चलो जैसे कोई ऑफिस में किसी अधिकारी का कोई कार्य हो और वो काम कोई पियोन कर दे, चपरासी कर दे। ठीक है, तो उससे ये पूछा जा सकता है कि तुमने किस अधिकार से ये काम किया, जबकि वो आता था किसी अधिकारी के क्षेत्र में। और उसके बाद जो प्रतिषेध रिट होती है वो क्या होती है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या जो अर्ध न्यायिक निकाय भी होते हैं, वो उन्हें निर्णय देने का, मतलब किसी ऐसे मामले पर निर्णय देने का प्रयास करें कि जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। ठीक है, तो उसे निर्णय देने से पहले ही रोका जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले एक प्रश्न ये बताना चाहेंगे कि जो रिटें ये 5 प्रकार की हैं, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति की गुहार लगाने से जो जारी होने वाली रिटें हैं वो 3 हैं। परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध ये वाली, और उत्प्रेषण। ठीक है, एक जो लास्ट की बची है। तो ये क्या होती हैं कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है वही जारी कर सकता है, और जो PIL डाल सकते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई भी जो गुहार लगा सकता है, वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार रक्षा रिट। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? कितने तरीकों के द्वारा? ठीक है, तो 3 तरीकों के द्वारा। कौन कौन से? इससे पहले बता भी चुके थे कि जो नागरिकता की समाप्ति होती है वो 3 तरह के द्वारा। एक तो स्वैच्छिक तरीके से खुद ही नागरिकता का परित्याग कर लो, या फिर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लो, या फिर वंचित किए जाने से, या मतलब धोखाधड़ी से अगर नागरिकता ले रखी है तो उसका परित्याग हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आई थिंक ये तो अब गलत नहीं करोगे, कई बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है। अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है आपका जो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया? संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, समानता का अधिकार कहाँ पर है, भाषण का अधिकार कहाँ पर है, या जीवित रहने का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार विदित हो कि जो 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में कुछ प्रावधान थे वो हटा के रख दिए गए थे 300A में, जो किस में था, जो अब एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार 14(15) में,
और भाषण का अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। जीवित रहने का अधिकार आता है आपके आर्टिकल 21 में। इसी के साथ निजता का अधिकार, ये कई अधिकार हैं, जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो अन्य क्लासों में वो चीज़ें मिलेंगी। अगला प्रश्न, भारत में कानून के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? भारत में कानून के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल्स पूछते तो बात अलग थी। तो सीधी सी बात है, ना तो निर्णय विधि से लिया गया, ना राजनीतिक अभिसमयों से लिया गया, ना ही गांधी दर्शन से लिया गया, संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न, नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से प्राप्त अधिकार हैं? देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना रहे इसलिए स्पष्ट कर दें, मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन जो भी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, यानी कि दूसरी भाषा में कहें ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 प्रकार के ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाद बाकी विदेशियों को भी हैं, जैसे अनुच्छेद 21 हुआ, ये विदेशियों को भी होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कितने उल्लिखित हैं? ठीक है का मतलब 6 और मूल संविधान में कितने थे? 7। ठीक है, कभी मत भूलना। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता मतलब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो किस में क्या किया जा सकता है? एक ऑप्शन कभी भी है, किसी भी दशा में नहीं, या फिर वित्तीय आपातकाल के दौरान, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यानी कि अनुच्छेद ये जो आपके दिए गए हैं, वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। ठीक है, 352 के तहत। और संवैधानिक विफलता यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो कर्तव्य होता है संघ का, वो दिया हुआ है 355 में। 355 की भाषा ये कहती है कि किसी भी संघ सरकार को ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि उस पर कोई बाह्य आक्रमण होने वाला या किसी प्रकार का कोई तकलीफ है, तो उस संबंध में वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधिकार प्रच्छा शब्द का अर्थ क्या है? सीधा सा पूछ लिया, अधिकार प्रच्छा जो एबिलिटी बताई, तो उसका सीधा सा अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक है, पियोन और अधिकारी वाली कहानी याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो कुछ देर पहले ही बात हुई है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के कारण ऐसी रिट जारी हो सकती है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? इस पर भी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, वैधिक अधिकार या फिर विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकार जब स्टार्ट किए थे, एक तो ही लेक्चर अभी जा पाए हैं, तो उसमें बताया था जो संशोधन की प्रक्रिया उसमें बताई थी लेक्चर 2 में, तो वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के माध्यम से। और यही सब आगे चल के जो आपका आता है 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। ठीक है, तो अभी चर्चा होगी उस पर विस्तार से। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ठीक है, इसमें भी वर्तमान के पूछे गए हैं कि कितने हैं, तो 11। और जब जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, तब 10 जोड़े गए थे। ठीक है, और अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार होगा। अधिकार था बच्चों के लिए और कर्तव्य था उनके माता पिता के लिए। अगला प्रश्न चलो उसी से संबंधित आ गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह
की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर गलत नहीं होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, तो अधिकारों के बारे में बताया था कि अधिकारों के लिए आप वो आपके अधिकार होते हैं, इसलिए आप अदालत में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कर्तव्यों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो कर्तव्य है राज्य का है, रोजगार देना कर्तव्य है, लेकिन अगर वो रोजगार नहीं देता है, समय से कुछ भी करता है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, कभी चर्चा होगी विस्तार में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय, तो इस पर थोड़ी जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें तो प्रस्तावना कराया गया, जैसा कि दिख रहा हो आपको आंसर सी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भी आर्थिक न्याय की संकल्पना आती है अनुच्छेद 39 से। ठीक है, तो थोड़ी कंफ्यूजन है कि दोनों ऑप्शन रख दिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो फिर भी चलो, प्रस्तावना में पहले आते हैं तो इस हिसाब से प्रस्तावना कराया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, यानी या विशेषता होती है? तो जैसे कि अमेरिका में है संघीय, ठीक है, संघीय सरकार, हालांकि संघीय सरकार हमारी भी है, लेकिन उसमें भी किस टाइप की है, तो वो उन लेक्चरों में बताए हैं, संघ, परिसंघ और महासंघ के बारे में। तो अपना जो है वो संघ है, और जो अमेरिका है वो परिसंघ है, और जो यूरोपीय यूनियन टाइप के जो होते हैं वो महासंघ होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये देखो वही उभर के आगे, कल्याणकारी राज्य, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किए जाने से संबंधित है? यानी कि वही आर्थिक विचारधारा वाली बात है, अनुच्छेद 39। और इसमें क्या है कि चलो बाद में इस पर कभी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? तो अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। और आज का अंतिम प्रश्न रखते हैं, मताधिकार से क्या तात्पर्य है? सीधी सी बात है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, कैसा अधिकार है ये लोग आप कमेंट में बताना, राजनैतिक है, विधिक है या संवैधानिक है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम आप पे छोड़ते हैं।